वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झांसी में वाक़ रानी लक्ष्मीबाई मरकज़ी यूनिवर्सिटी की इंतज़ामी इमारत का किया इफ्तिताह। पीएम ने कहा, ज़राअत में खुद कफ़ालत सिर्फ अनाजों तक महदूद नहीं बल्कि ये पूरे गांव की मईशत को बनाती है खुद कफ़ील। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने वर्चुअल तरीके से खिलाड़ियों को कौमी खेल इनामात से सरफराज किया। 5 खिलाड़ियों को खेल रत्न के साथ ही 29 खिलाड़ियों को दिया गया अर्जुन अवार्ड। मेजर ध्यानचंद के यौम पैदाइश के मौके पर हर साल आज के दिन मनाया जाता है कौमी यौम खेल। वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 पर की वुज़रा ग्रुप की 20वीं मीटिंग की सदारत। मीटिंग में मुल्क में कोविड-19 की सूरत हाल और उसके मुअस्सिर मैनेजमेंट के लिए मुश्तरका कोशिशों का लिया गया जायजा। कोरोना के खिलाफ भारत की जंग जारी। रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 76.47%। शरह अमवात कम होकर हुई 1.81%। वजारत सेहत ने कहा, मुल्क ने 4 करोड़ टेस्ट के रिकॉर्ड अदद को छुआ। जम्मू कश्मीर में हिफाजती दस्तों को मिली बड़ी कामयाबी। पुलवामा में एक तसादुम के दौरान 3 दहशतगर्द ढेर, फौज का एक जवान भी शहीद। इलाके में तलाशी मुहिम जारी। वहीं कल शाम शोपिया में एक दिगर तसादुम में मारे गए थे 4 दहशतगर्द, जबकि एक हुआ था गिरफ्तार। और मुल्क भर में बारिश और सैलाब का कहर जारी। उड़ीसा में जुमे को बारिश के सबब पेश आए वाकयात में 5 अफराद की मौत। वहीं बिहार में सैलाब की सूरत हाल में बेहतरी। जम्मू की कई नदियां तुग़यानी पर। महकमा मौसमियात ने आइंदा 3 रोज़ के लिए वस्ती और शुमाली भारत में भारी बारिश का जारी किया इंतबाह। नाजरीन आदाब, उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मसरूर फैजी और आइए अब खबरों पर तफसील से नजर डालते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज रानी लक्ष्मीबाई मरकज़ी ज़री यूनिवर्सिटी झांसी की तालीमी और इंतज़ामी इमारतों का ऑनलाइन इफ्तिताह किया। नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड के लोगों से आत्मनिर्भर भारत मुहिम को कामयाब बनाने के लिए मेरा झांसी मेरा बुंदेलखंड का नारा लगाने की अपील की और कहा कि इसके जरिए एक नया बाब रक़्म किया जा सकेगा। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि ज़राअत में खुद कफ़ालत सिर्फ खुर्दनी अनाजों तक महदूद नहीं है बल्कि ये पूरे गांव की मईशत की खुद किफ़ालत की बात है। वज़ीर आज़म ने खुद कफ़ील ज़राअत को मुल्क में ज़राअत से पैदा होने वाली मसनूआत में वैल्यू एडिशन करने और मुल्क और दुनिया के बाज़ारों में पहुँचाने का मिशन करार दिया। कृषि से जुड़ी शिक्षा को, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को स्कूल स्तर पर ले जाना भी आवश्यक है। प्रयास है कि गांव के स्तर पर मिडिल स्कूल लेवल पर ही कृषि के विषय को इंट्रोड्यूस किया जाए। इससे 2 लाभ होंगे। एक लाभ तो ये होगा कि गांव के बच्चों में खेती से जुड़ी जो एक स्वाभाविक समझ होती है उसका वैज्ञानिक तरीके से विस्तार होगा। दूसरा लाभ ये होगा कि वो खेती और इससे जुड़ी तकनीक, व्यापार, कारोबार, इसके बारे में अपने परिवार को ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। इससे देश में एग्रो एंटरप्राइज को भी और बढ़ावा मिलेगा। वज़ीर आज़म ने बच्चों में ज़राअत से मुतालिक फ़ितरी समझ को वसअत देने के लिए ज़राअत से मुतालिक तालीम के अमली निफाज को स्कूल की सतह तक ले जाने की ज़रूरत बताई है।
वज़ीर आज़म ने कहा कि ज़राअत से मुतालिक मौज़ूआत को गाँव में मिडिल स्कूल की सतह पर मुतारफ़ कराने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ऐसा करने से गाँव के बच्चों में ज़राअत के बारे में जो फितरी समझ है न सिर्फ उसकी तौसी होगी बल्कि वो ज़राअत और उससे मुतालिक तकनीक और कारोबार के बारे में अपने कुंबे को ज़्यादा जानकारी दे पाएंगे। कृषि से जुड़ी शिक्षा को, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को स्कूल स्तर पर ले जाना भी आवश्यक है। प्रयास है कि गांव के स्तर पर मिडिल स्कूल लेवल पर ही कृषि के विषय को इंट्रोड्यूस किया जाए। इससे दो लाभ होंगे। एक लाभ तो ये होगा कि गांव के बच्चों में खेती से जुड़ी जो एक स्वाभाविक समझ होती है उसका वैज्ञानिक तरीके से विस्तार होगा। दूसरा लाभ ये होगा कि वो खेती और इससे जुड़ी तकनीक, व्यापार, कारोबार, इसके बारे में अपने परिवार को ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। इससे देश में एग्रो एंटरप्राइज को भी और बढ़ावा मिलेगा। और कोरोना के दौर में उत्तर प्रदेश में कामगारों के लिए की जा रही कोशिशों का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 700 करोड़ रुपए से ज़्यादा अभी तक खर्च किए जा चुके हैं, जिसके तहत लाखों कामगारों को रोजगार के मौके मुयस्सर आ रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने बुंदेलखंड में तालाब बनाने से मुतालिक कामों का जिक्र किया। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत अकेले उत्तर प्रदेश में 700 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च अब तक किया जा चुका है, जिसके तहत लाखों कामगार साथियों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। मुझे बताया गया है कि इस अभियान के तहत यहां बुंदेलखंड में भी सैकड़ों तालाबों को ठीक करने और नए तालाब बनाने का काम किया गया है। वज़ीर आज़म ने बुंदेलखंड की कदीम शनाख्त बरकरार रखने और इसे मज़ीद खुशहाल बनाने की मरकज़ी हुकूमत की अहद बस्तगी का यादा करते हुए कहा कि वो दिन दूर नहीं जब बुंदेलखंड की सरजमीन मुल्क को दिफाई शोबे में खुद कफील बनाने के लिए एक बड़े मरकज़ के तौर पर उभर कर सामने आएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस डिफेंस कॉरिडोर या इस इलाके में जारी करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट मकामी लोगों के लिए रोजगार के हज़ारों मौके पैदा करने का काम करेंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो या फिर डिफेंस कॉरिडोर, हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट भी यहां रोजगार के हजारों नए अवसर बनाने का काम करेंगे। वो दिन दूर नहीं जब वीरों की ये भूमि झांसी और इसके आसपास का ये पूरा क्षेत्र देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बड़ा क्षेत्र विकसित हो जाएगा। यानी एक तरह से बुंदेलखंड में जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान का मंत्र चारों दिशाओं में गूंजेगा। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार बुंदेलखंड की पुरातन पहचान को, इस धरती के गौरव को समृद्ध करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जब इस यूनिवर्सिटी में बाज़ाब्ता तरीके से तालीम दी जाने लगेगी तो मुल्क को इसका काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इस विश्वविद्यालय में 3 महाविद्यालय हैं और 22 राज्यों के छात्र यहाँ पर अध्ययन करते हैं। इसके साथ ही जब यह यूनिवर्सिटी पूरी तरह संचालित होने लगेगी तो देश भर को तो इसका लाभ मिलेगा ही। खेती की दृष्टि से भी वर्षा आधारित है, लेकिन वहाँ जैविक खेती की बड़ी संभावनाएं हैं और उस पर निश्चित रूप से मंत्रालय भी काम कर रहा है, राज्य सरकार भी काम कर रही है। तो बुंदेलखंड के क्षेत्र में इस विश्वविद्यालय का निश्चित रूप से बहुत ही लाभ मिलने वाला है। और वहीं उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने बताया कि ज़राअत को जदीद तकनीक फराहम कराने में ज़री साइंस मरकज़ का बड़ा रोल है।
इस यूनिवर्सिटी के जरिए से किसानों को खुद कफील बनाने में भी मदद मिलेगी। स्थानीय स्तर पर किसानों को कृषि की उन्नत तकनीक उपलब्ध कराने में इन कृषि विज्ञान केंद्रों की एक बड़ी भूमिका सामने आ रही है। इस कृषि विश्वविद्यालय के कारण न केवल बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पूरा बुंदेलखंड क्षेत्र इससे लाभान्वित होगा, अपितु इसके माध्यम से किसानों को हम आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करने की आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को आगे बढ़ाने में हमें काफी मदद मिलेगी। और अगली खबर पर नजर डालते हैं। जीएसटी काउंसिल की 27 अगस्त 2020 को मुनक़िदा 41वीं मीटिंग में हुए तबादले ख्याल के बाद 2020-21 के लिए जीएसटी मुआवजे से मुतालिक ज़रूरतों की तकमील के लिए रियासतों को कर्ज लेने के लिए 2 मुतबादिल दिए गए हैं। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक रियासतों को काम वाले 7 दिनों के अंदर अपनी तरजीह बतानी है। किसी भी तरह की वजाहत के लिए रियासतों के फाइनेंस सेक्रेटरियों की एक मीटिंग 1 सितंबर को मरकजी फाइनेंस सेक्रेटरी और सेक्रेटरी अखराजात के साथ होगी। कौमी यौम खेल के मौके पर आज सदर जमहूरिया के जरिए वर्चुअल तरीके से पहली मरतबा खेल अवार्ड दिए गए। इस मरतबा 5 लोगों को खेलों के लिए आला तरीन अवार्ड राजीव गांधी खेल रत्न से सरफराज किया गया है। हालांकि 5 में से सिर्फ 3 लोगों को ही आज ये अवार्ड दिए जा सके। सबसे पहले पैरा एथलीट मरियप्पन थंगावेलू को बेंगलुरु से वर्चुअल तरीके से खेल रत्न दिया गया। उसके बाद टेबल टेनिस खिलाड़ी मोनिका बत्रा पुणे से और फिर हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल को बेंगलुरु से खेल रत्न दिया गया। रोहित शर्मा और विनेश फोगाट इस तकरीब में शामिल नहीं हो पाए। रोहित आईपीएल के लिए दुबई में है, जबकि विनेश कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से अवार्ड हासिल नहीं कर पाई। कौमी यौम खेल के मौके पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद को याद किया। सदर ने कहा कि मेजर ध्यानचंद की हुसूलियाबियां गैर मामूली हैं। सदर ने सभी कौमी खेल इनाम याफ्तगान को मुबारकबाद भी दी। मेजर ध्यानचंद खिलाड़ियों के साथ साथ अन्य सभी देशवासियों के लिए भी एक आदर्श हैं। उन्होंने अपनी निष्ठा व कौशल से हॉकी के मैदान में असाधारण उपलब्धियां हासिल की। अपनी सफलताओं से उन्होंने विश्व समुदाय में भारत का गौरव बढ़ाया। इसलिए हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जन्मतिथि के दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस का आयोजन करने की परंपरा सराहनीय है। और सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा कि मुल्क में खेल के कई लोगों का नजरिया बदला है। साथ ही उन्होंने कहा कि नौजवानों को खेलकूद से जोड़ना उन्हें कौम की तामीर से जोड़ने की ही एक खास शक्ल है। खेलकूद के मैदान में जीवन का प्रतिबिंब दिखाई देता है। प्रतियोगिता, टीम वर्क, जीत हार, संघर्ष व संकल्प, ये सभी जीवन के ही आयाम हैं। खेलकूद से न केवल शरीर और चरित्र का निर्माण होता है, बल्कि जीवन में विकास के मार्ग प्रशस्त होते हैं। खेलकूद के जरिए हमारे देश के दूर दराज के क्षेत्रों के युवा राष्ट्रीय मुख्य धारा से जुड़ते हैं। युवाओं को खेलकूद से जोड़ना उन्हें राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का ही एक विशेष रूप है। कौमी खेल अवार्ड्स के मौके पर खेलकूद के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि खिलाड़ियों के जरिए हासिल की गई कामयाबियां न सिर्फ उनके बल्कि खेलों को बल्कि अपना मुस्तकबिल देखने वाले नौजवानों के लिए भी तहरीक का बड़ा जरिया है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि पुरस्कार विजेताओं के द्वारा जो सफलताएं हासिल की हैं वो एक पूरी पीढ़ी को खेलों के लिए प्रेरित करेगी। मैं यह भी कामना करता हूं कि ये सभी पुरस्कार विजेता अपने अपने क्षेत्रों में प्रयास करते रहेंगे और भारत देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उज्जवल करेंगे। अर्जुन अवार्ड हासिल करने पर भारतीय खातून क्रिकेटर दीप्ति शर्मा काफ़ी खुश हैं। हमारे नुमाइंदे तापस भट्टाचार्य से खास बातचीत में दीप्ति ने कहा कि इस अवार्ड के मिलने के बाद उनकी जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है दीप्ति शर्मा, इंडियन वुमेन क्रिकेटर, और सबसे बड़ी बात है इन्होंने अर्जुन अवार्ड जीता है। अभी इनको अर्जुन अवार्ड मिला है। दीप्ति, बहुत ही कम उम्र में इतना बड़ा एक सम्मान
कैसा महसूस होता है जब आपको अब अर्जुन अवार्ड भी बोला जाएगा? बिल्कुल, इस दिन का वेट था और आज वाकई वो दिन आ गया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत प्राउड वाली बात है। ऑब्वियसली इस चीज़ में फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है स्टार्टिंग से। मेरे जो कोच हैं बाला भैया, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, और मेरी जो मेंटर मैम है उनका भी काफ़ी अहम योगदान रहा है मेरी लाइफ में। तो उन सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पहुँची हूँ। दीप्ति, ओवरऑल आईसीसी रैंकिंग में हम बात करें तो चौथे नंबर पे आप हैं मतलब पूरे विश्व में। तो जब ऐसी बात होती है तो, और भारत से खास तौर से जब हम बात करें तो एक ऐसा इम्पैक्ट प्लेयर बहुत कम है। तो क्रिकेट वो भी इंडिया में मेंस पॉपुलर है, लेकिन वुमेन इतना पॉपुलर नहीं है। तो वाज इट अ स्ट्रगल, एक स्ट्रगल था? और अगर अब आपको लगता है कि अब जब ये अवार्ड आपको मिल गया तो एक तरह से एक वुमेन क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा? बिल्कुल बूस्ट मिलेगा, और एज अ प्लेयर मेरी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है अर्जुन अवार्ड के बाद, और एकदम से लाइफस्टाइल और भी चेंज हो जाएगी। तो आपको सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, और प्लस आपको अभी और 200% बेस्ट करना पड़ेगा अपने गेम में। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी दीप्ति शर्मा जो बता रही थी कि अर्जुन अवार्ड मिलना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अब इनका जो परफॉर्मेंस है वो अब बढ़ाने की कोशिश करेंगी, 200% देने की कोशिश करेंगी। कैमरामैन स्मृति रंजन के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। वहीं भारतीय खातून पहलवान दिव्या काकरान को इस बार अर्जुन अवार्ड से सरफराज किया गया है। ये इनाम हासिल करने के बाद उन्होंने कहा कि ये मेरी सख्त मेहनत का नतीजा है। हमारे नुमाइंदे तापस से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश आने वाले वक्त में और अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने की होगी। दिव्या काकरान इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, जिन्हें अभी अभी अर्जुन अवार्ड मिला है, और दिव्या की अब कोशिश है कि अपने परफॉर्मेंस में सुधार लेके आए। दिव्या, एक अहम आपके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है अर्जुन अवार्ड के साथ साथ, तो किस तरीके से लेके जाएंगे इसको आगे? नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं हुई है, ये मेरा एक अवार्ड मिला है जो मैंने अभी कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स जो मेडल लाई हूँ उनके बलबूते पे मुझे अर्जुन अवार्ड दिया गया है। तो मेरी सीढ़ी और बढ़ी है, और अब मैं पूरी कोशिश करूँगी। मेरी पहले भी पूरी कोशिश थी और अब भी पूरी कोशिश है कि मैं अपने देश को ओलंपिक से गोल्ड मेडल ला के दूँ, और उसके लिए मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ। और मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे सर्वश्रेष्ठ अर्जुन अवार्ड दिया गया है, और इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। अर्जुन अवार्ड मिला है, और इसके बाद ओलंपिक के लिए मेडल भी आप की एक एम में है, क्वालिफिकेशन मार्च में है। तो इस साल किस तरीके से आप अपने आप को, क्योंकि पैंडेमिक का साल है, तो किस तरीके से आप अपने आप को ट्रेन कर रही है, अपने आप को मोटिवेट कर रही है? इस टाइम पे देश पे आपत्ति आई है कि सब परेशान हैं, तो इस टाइम पे मैं मतलब ये नहीं सोच रही कि मुझे ओलंपिक में जाना है तो मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी मैंने पूरा लॉकडाउन का पालन किया है, और देश की सहमति के कारण मैं घर में ही प्रैक्टिस करी है मैंने, और जो रूल थे वो मैंने सभी फॉलो किए हैं। और मेरा ओलंपिक एक तरफ है और देश एक तरफ है, क्योंकि जब अपना देश सुरक्षित रहेगा तभी ओलंपिक से मेडल लाने का भी एक जुनून रहेगा और सबको अच्छा लगेगा। तो उसके लिए मैंने सिर्फ घर में प्रैक्टिस करी है, और मेरा पूरी प्रिपरेशन मार्च की ओलंपिक क्वालिफाई के लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो दिव्या काकरान जो बता रही थी कि उनकी जो अब नज़र है वो ओलंपिक के पदक पे है। कैमरामैन स्मृति रंजन के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। अगली खबर की तरफ नज़र डालते हैं। कोविड से मुतालिक वुज़रा के ग्रुप की 20वीं मीटिंग वजारत सेहत में हुई। इस मीटिंग में मरकज़ी वज़ीर सेहत के अलावा वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर, शहरी तरक्यात के मरकज़ी वज़ीर हरदीप सिंह पुरी, उमूर दाखिला के मरकज़ी वज़ीर ममलिकत नित्यानंद राय, कीमिया और खाद के मरकज़ी वज़ीर ममलिकत मनसुख भाई मंडाविया भी मौजूद थे। मीटिंग में कोरोना से मुतालिक अब तक की पेशरफ्त और मुस्तकबिल के चैलेंजों को पेश नज़र रखते हुए सभी पहलुओं का जायज़ा लिया गया। कोविड-19 से मुतालिक वजारती ग्रुप की 20वीं मीटिंग में मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि मुल्क कोविड-19 का मजबूती से मुकाबला कर रहा है। मुल्क में तजुर्बागाहों के नेटवर्क को मुसलसल मजबूत किया जा रहा है, जिनकी तादाद बढ़कर 1576 हो गई है, जिसमें 1002 सरकारी लैब्स हैं और मुल्क में 4 करोड़ कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं। We had made remarkable progress in the development of these new labs. So today our number of labs stands at 1576, with over 1000 labs in the government sector. During this month we crossed the 1 million test mark, and yesterday itself we tested 9,28,761
patients in a single day all over the country. We have already crossed the 4 crore mark on the total number of tests that we have done all over the country to diagnose patients with COVID. तो आपने अभी वज़ीर सेहत को सुना। वज़ीर सेहत कह रहे थे मुल्क में बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की जा रही है और बड़े पैमाने पर उसके रिज़ल्ट भी सामने आ रहे हैं और कोरोना महामारी से हम पूरी तरह से लड़ रहे हैं, उसका मुकाबला कर रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं। ख़बर जम्मू कश्मीर से है। जनूबी कश्मीर के पुलवामा ज़िले में दहशतगर्दों और सलामती दस्तों के दरमियान हुए तसादुम में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। इस कार्रवाई में एक जवान शहीद हो गया है। पुलिस, फ़ौज और CRPF की मुश्तरका टीम ने इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद तलाशी मुहिम शुरू की थी। इससे पहले कल जनूबी कश्मीर के शोपियां में हुए एक तसादुम में 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया था। इस कार्रवाई में एक दहशतगर्द को जिंदा पकड़ा गया था। मारे गए दहशतगर्दों में से शकूर अहमद सबसे अहम था। ये पहले SPO बन गया था और बाद में कांस्टेबल बना था। कश्मीर के IG ने बताया कि महलूक दहशतगर्दों के पास से असलहा भी बरामद किया गया है। उड़ीसा के कई हिस्सों में ज़बरदस्त बारिश की वजह से मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। अलग अलग हिस्सों में शदीद बारिश की वजह से हुए हादसों में 5 लोग मारे गए हैं। रियासत में NDRF और SDRF के अहलकार इमदादी कामकाज में मसरूफ़ हैं। रियासत के राहती उमूर से मुतालिक स्पेशल कमिश्नर प्रदीप कुमार ने बताया कि घरों के मुनहदिम हो जाने के सबब अमवात हुई हैं। मुल्क के कई रियासतों में सैलाब की सूरत हाल है। बिहार में हालात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन 16 अजला अभी भी सैलाब की जद में हैं। पानी उतरने के साथ ही लोग अपने गांव को लौट रहे हैं। NDRF और SDRF की 21 टीमें अभी भी इमदादी मुहिम में लगी हुई हैं। ग्राम पंचायतों को अपने हल्के में सफाई मुहिम के लिए पैसा मुहैया कराया गया है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे में नेपाल और बिहार के कई इलाकों में हल्की से औसत बारिश की पेशगोई की है। और उत्तर प्रदेश में सैलाब की सूरत हाल में ज़रा बेहतरी आई है। हालांकि 18 अजला अब भी इससे मुतासिर हैं। मगरबी यूपी में 24 घंटे में पिछले कुछ जगहों पर मूसलाधार बारिश हुई है। महकमा मौसमियात ने बताया कि आइंदा 24 घंटे में रियासत के मगरबी और मशरक़ी हिस्सों में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। आसाम में सैलाब की वजह से हुए नुकसान का जायजा लेने के बाद 6 रुकनी मरकजी टीम कल शाम दिल्ली लौट आई। टीम ने रियासत के अपने 3 रोज़ा दौरे में 7 सैलाब मुतासिर अजला में सैलाब से हुए नुकसान का जायजा लिया। इन अजला में सड़कों, पुलों, जायदादों, ज़री ज़मीन और पुश्तों समेत बुनियादी ढांचे के साथ साथ मवेशी भी मुतासिर हुए हैं। ये टीमें वजारत दाखिला को मुआवजे की हद से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट पेश करेगी। वहीं आसाम हुकूमत ने मरकजी हुकूमत को सौंपी गई अबूरी रिपोर्ट में 2300 करोड़ रुपए के मुआवजे का मुतालबा किया है। हुकूमत की कोशिशों से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मुस्बत नताइज मिल रहे हैं। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की शरह 76.47% हो गई है। कोविड-19 से होने वाली अमवात की शरह में मुसलसल कमी आ रही है। अब ये तनासुब 1.81% रह गया है। 24 घंटों में के दौरान 65,050 अफराद कोरोना से सेहतयाब हुए हैं। तो गुज़िश्ता 24 घंटे में मुल्क में 65,050 अफराद सेहतयाब हुए हैं। अब तक 26,48,988 अफराद को कोरोना को हरा चुके हैं। जी हाँ, अब तक 26,48,998 अफराद कोरोना को हरा चुके हैं। कोरोना से ठीक होने वालों की शरह लगातार बढ़ रही है और अब ये 76.47% है। मुल्क में जंगी सतह पर टेस्टिंग जारी है। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में 4 करोड़ टेस्ट के रिकॉर्ड अदद को हासिल कर लिया गया है। और बात दुनिया भर की करें तो कोरोना मुतासरीन की तादाद 2,48,88,000 से आगे जा चुकी है। वबा की वजह से 8,40,000 लोगों की मौत हुई है। अमेरिका मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में सबसे ऊपर है। अमेरिका में कोरोना मुतासरीन की तादाद 60 लाख से तजावुज कर चुकी है। कोरोना वायरस की वजह से पूरे लातीनी अमेरिका में हालात संगीन बने हुए हैं। अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर मुतासरा ब्राज़ील में कोरोना इन्फेक्शन के मामले 38,12,000 से ज़्यादा हैं। जुमेरात को ही यहाँ कोरोना से 984 अफराद की मौत हो गई। इसके साथ ही मरने वालों की तादाद 1,19,000 से ज़्यादा हो गई है। अर्जेंटीना में भी कोरोना इन्फेक्शन के मामले 3,80,000 से ज़्यादा दर्ज किए गए हैं।
इक्वाडोर में 3 महीने बाद मरहलेवार तरीके से अब मईशत में बेहतरी लाने के लिए हल तलाश किए जा रहे हैं। तो नाज़रीन, उर्दू खबरनामे में इस वक्त फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।